नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी हैप में। तो आज हम पढ़ेंगे दादी माँ पाठ का शेष भाग, ठीक है, जो अभी बचा हुआ था। आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, बताएं, ताकि हम और अच्छे से पढ़ा सकें और जो आपको नहीं समझ में आ रहा उसको और समझा सकें फिर से। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पाठ 2 दादी माँ के पास। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच गए थे? वह तो बड़े लोगों का काम है, बाबू रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैंने ही मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। अभिनय मतलब ड्रामा, ठीक है। तो शादी वाली रात में अभिनय भी होता, मतलब थोड़ा बहुत कोई नाटक करता है या कुछ भी। तो मतलब 4-5 दिन से विवाह के पहले रात भर गीत चलते, रात में ड्रामा होता। तो ये तो शादी में अपने आप ही आजकल होती है। शादी तो बड़े हंसी मजाक, मस्ती, डांस, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बहुत कम है जो सोते हैं लोग, नहीं तो सारी रात जाग के काम भी करते और मस्ती भी करते। आपके यहाँ भी होता होगा ये सब, हमारे यहाँ भी होता है, सभी क्या होता, ठीक है। तो यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। इसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान मतलब बरामदा, जहाँ पे 3 साइड से बंद रहता है और एक साइड से पूरा खुला रहता है, उसको बरामदा कहते हैं, ठीक है। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। क्या होता है, जब लड़के वाले के यहाँ से बारात चली जाती है, शादी के लिए निकल जाती है, तो घर में औरतें रात भर जागती रहती और कुछ ना कुछ नाटक करती। और घर में एक भी आदमी नहीं होना चाहिए, पुरुष नहीं होना चाहिए, केवल महिलाएं ही रहती हैं और छोटे मोटे बच्चे। आजकल तो वैसे महिलाएं भी जाने लगी हैं, तो अभिनय करने वाला कोई नहीं रहता है घर में, लेकिन कुछ 2-5 औरतें रोकी जाती हैं, जैसे दादी हो गई, बड़ी माँ हो गई, या इस टाइप से 5 औरतें कम से कम, ताकि कुछ नेग वगैरह रहते हैं, शादी की कुछ रस्में रहती हैं जो बारात जाने के बाद की जाती हैं, तो वो सब होती हैं। तो मतलब उसमें क्या क्या लिया जाता है, विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक, मतलब जब विवाह शुरू होता है, विवाह से लेकर जब तक संतान ना हो जाए तब तक का अभिनय किया जाता है। पूरी एक रात लग जाती है या 4-5 दिन लग जाते हैं उसमें, तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। और वे सभी दृश्य या पाठ औरतें ही करती हैं, उसमें पुरुष नहीं होते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। एक भाई जो वहाँ रुके हुए थे। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था, या वह पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति जताई कि ये भाई साहब क्यों रुके हैं, ये बारात में क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि औरतों को एक ड्रामा करना था, रात में नाटक करना था। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, वो तो लड़का है, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और बरहा का मन एक सा होता है। बरहा मतलब जिसकी शादी होने वाली है, दूल्हा। तो लड़के और बरहा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, मतलब दादी माँ ने उसको चादर उड़ा के और लेटा दिया था, और वो मन ही मन बड़े हंस रहे थे। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाएगा।
तो बाहर किया जाऊंगा। वो मन ही मन हंस रहे थे और सोच रहे थे कि अगर जोर से हंस देंगे तो भेद खुल जाएगा और मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और चुपचाप से दादी माँ ने उनको चादर उड़ा दी तो वो ओढ़ के सो गए। भेद खुल जाएगा तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? दादी माँ से पूछने लगी सभी लेडीज। उन्होंने चादर खींच दी और भंडाफोड़ हो गया कि कहो दादी, यह कौन बच्चा सो रहा है? देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती हो? लड़के से क्यों लगती है मतलब लड़के के मुंह क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। ये तो सभी के घर में है कि मम्मी अगर डांटे, पापा अगर डांटे तो बच्चे कहाँ जाते हैं? दादी माँ के पास। और दादी माँ के पास पहुँच गए तो मतलब उन्हें अभयदान मिल गया कि अब उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये तो आज हमारे घरों में भी है कि दादी माँ के पास बच्चे हैं तो अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का बात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है। ये लिखा हुआ है। संसार मतलब उन्हें संसार से कोई लगाव नहीं है। इसमें थोड़ा या तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, पर इसमें लिखा हुआ है तो संसार उनको धोखे सा मालूम पड़ता है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मोह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। मतलब दादाजी जैसे ही ख़त्म हुए तो उनके जो दोस्त थे, जो आगे पीछे दौड़ते थे दादा के, आज वो कुकर मुत्ते की तरह छुरी वाले दोस्त बन गए हैं। मुँह में राम और बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंतक और स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। मतलब दादाजी की जब श्राद्ध हुई तो दादी माँ के मना करने पर भी उनके बेटे ने अतुल संपत्ति, मतलब बहुत सारी, जिसका कोई तोल नहीं है, दान कर दी। वह घर की तो थी नहीं, घर की नहीं थी मतलब कहीं किसी की होगी या गिरवी रखी होगी या कुछ इस तरफ से, तो वो उन्होंने दान कर दी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। दादा के चले जाने के बाद दादी माँ एकदम उदास रहती थीं, परेशान रहती थीं और हमेशा चिंतित रहती थीं। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। पछुआ हवा चलती है जो, उसमें एकदम सन्नाटा और ठंड बहुत तेज बढ़ जाती है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना,
चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। ठीक है। बड़े भैया और उसके पिताजी आंगन में बैठे हुए थे और दादी माँ उसे खींचते हुए रसोई में ले गई। भैया और पिताजी बड़े परेशान बैठे हुए थे। मुंह में ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देंगे। पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वही हिसाब किताब का जो चलता रहता घर परिवार में कि कोई उधार ले जाता, कोई कुछ, और वो फिर वापस नहीं देता, तो उसमें चिंता होने लगती कि अब कर्ज बाकी है, वापस नहीं मिल रहा है, कैसे क्या होगा। तो अभी पिछला भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। दादी माँ समझाते हुए अपने बच्चों से कह रही हैं, अपने बेटे से और नाती पोतों से, कि रोते क्यों हो बेटा, अभी उदास क्यों होते हो, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी मैं मरी नहीं हूँ। तो उन्होंने संदूक खोला और उसमें से एक चमकती हुई चीज़ निकाली। मतलब वो बच्चा है तो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो चीज़ है क्या। तेरे दादा ने कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। दादी माँ का गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। मतलब वो कंगन जो दादी माँ को दिए थे दादाजी ने, वो उनके वंश की निशानी है। तो उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। पुराने लोग आगे और पीछे का मतलब वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, तीनों काल का ही सोच के पुराने लोग काम करते थे। ऐसा नहीं है कि आज अपना सब अच्छा चल रहा है, कल की हमें कोई चिंता नहीं। ठीक है। सचमुच मुझे दादी माँ साप्रस्त देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। मतलब वो इतना सब सोच लेने के बाद उन्होंने देखा कि एक पेड़ पे कौवा बैठा था। वो उड़कर उनकी खिड़की के पास आकर बैठ गया। काली चींटियाँ सी कतारें धूमिल हो रहीं, पर आंखों पे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सही में दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बड़े चिंतित हो गए थे वो लोग और बड़े परेशान थे। तो ये था हमारा दादी माँ का पाठ। अब इसके हमें क्वेश्चन आंसर देखने हैं। आपको ये पाठ कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके, और पूरे पाठ को एक बार फिर से रीडिंग करें, और फिर उसमें जो भी समझ में ना आए वो आप कमेंट करके पूछें, और इसके क्वेश्चन आंसर अपने आप से आंसर ढूंढें। और अगर नहीं आपको पता चले तो मैं आपको कमेंट्स में आंसर ज़रूर दूंगी, जिस भी प्रश्न का आपसे उत्तर ना बने। ठीक है। ओके, थैंक यू।